गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अभय कुमार आज आप लोग के सामने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं वो चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं जिसके बेस पर सारा का सारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। एक्चुअली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दो चैप्टर उसका फंडामेंटल और बेसिक चैप्टर होता है। एक होता है पीरियोडिक टेबल और दूसरा होता है केमिकल बॉन्डिंग। अगर सच पूछा जाए तो इन दोनों चैप्टर का जो वेटेज है वो 5 से 6 क्वेश्चन नीट में आता है। 5 से 6 क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर से आता है मिला करके। और ये दोनों चैप्टर कहीं ना कहीं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबके ये क्या है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो आज मैं सबसे पहले शुरू करने जा रहा हूं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूं पीरियोडिक टेबल। इसके बारे में हम लोग सबसे पहली बार क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़े होते हैं। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत हद तक पढ़े होते हैं। पीरियोडिक टेबल के दो पार्ट हैं। पीरियोडिक टेबल चैप्टर को पढ़ने का दो तरीका है। एक है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, और दूसरा है उसका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, है ना। तो आज हम डिस्कस करना चाहेंगे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे एलिमेंट्स का डिस्कवर होता गया, एलिमेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ता गया। जब और एलिमेंट आज बढ़ करके हमारे सामने टोटल 118 एलिमेंट हमारे सामने मौजूद है, और आने वाले वक्त में इससे भी एलिमेंट ज्यादा का ज्यादा डिस्कवर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक एक एलिमेंट के बारे में पढ़ना, एक एक एलिमेंट के हर प्रॉपर्टीज को जानना काफी मुश्किल हो रहा था। तो सारे साइंटिस्ट आज जो हमारे सामने जो पीरियोडिक टेबल आपके सामने दिखता है, ये पीरियोडिक टेबल ऐसा नहीं था शुरुआत में। धीरे धीरे साइंस का डेवलपमेंट हुआ, केमिस्ट्री डेवलप हुआ, और साइंटिस्ट आकर के पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन करते गए, पीरियोडिक टेबल को निर्माण करते गए। सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल का जो फॉर्मेशन किया उस साइंटिस्ट का नाम था लेवेजियर ने एलिमेंट को दो कैरेक्टरिस्टिक्स पर बांटा, एक मेटल के बेस पर और दूसरा नॉन मेटल के बेस पर। और लेवाइयर के समय में टोटल 28 एलिमेंट ही थे, तो उस समय उतना ज्यादा कंट्राडिक्शन नहीं था। उनका कहना था कि वो मेटल जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसे हम मेटल के रूप में कंसीडर करेंगे, और जो वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसे नॉन मेटल के रूप में कंसीडर करेंगे, जिनके बारे में लेवाइजर ने कहा। लेकिन जब लेवाइजर के कॉन्सेप्ट पर एलिमेंट को सजाया जाने लगा, तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जो मेटलॉइड थे, उनके बारे में उन्होंने डिस्कस नहीं किया। तो कहीं ना कहीं उनका ये पहला जो पीरियोडिक टेबल बनाने का जो एजम्पशन था वो फ्लॉप हो गया, गड़बड़ हो गया। दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जोसेफ प्राउस्ट का मानना था कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, जबकि ये बात आज हमें लगता है कि ये सत्य नहीं थी, लेकिन उस समय इनकी हाइपोथेसिस थी, इसका कोई प्रूफ उन्होंने नहीं दिया था। उनका कहना था कि एलिमेंट्स जो हैं, अगर हम किसी भी एलिमेंट का मास निकालें तो उसको n नंबर मान इंटीजर से मास ऑफ हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उस एलिमेंट का मास का पता चल जाएगा। बाद में चल के जब साइंटिस्ट लोगों ने इसके बारे में डिस्कवर किया, पाया तो एलिमेंट जो है, और हाइड्रोजन खुद एक एलिमेंट है और वो इंडिपेंडेंट है अदर एलिमेंट से। तो कहीं ना कहीं जोसेफ प्राउस्ट का भी ये कॉन्सेप्ट क्या है, धरा का धरा रह गया। दूसरा उनके फ्लॉप होने का रीजन था, तो उनका मानना था जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका एटॉमिक मास या मास नंबर हमेशा होल नंबर में होगा, जबकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट आज हम देखते हैं जिसका मास क्या है, फ्रैक्शन में है। जैसे कि क्लोरीन है 35.5, ब्रोमीन है 80.7, तो कहीं ना कहीं फ्रैक्शन में है, और उनका कहना था कि लगभग का मास क्या होगा, होल नंबर में होगा। तो ये भी फ्लॉप हुआ। तीसरे साइंटिस्ट आए जहां से हमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डोवरनियर। क्या नाम था उनका,
डोवर नियर। तो चलिए डिस्कस करते हैं डोवर नियर ट्रायड्स। डोवर नियर ट्रायड्स। डियर स्टूडेंट्स, एक एक साइंटिस्ट का इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि साइंटिस्ट ने कितनी मेहनत की है। ट्रायड्स, ट्रायड्स का मतलब होता है, ट्रायड्स मीन्स होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, मीन्स ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। डोवर्नियर साहब ने 3 सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया और इन्होंने कहा कि मास ऑफ सेकेंड जो एलिमेंट होगा, जो सेकेंड एलिमेंट या मिडिल एलिमेंट होगा, उसका मास क्या होगा? एवरेज मास ऑफ किसके? एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट और एटॉमिक मास ऑफ थर्ड एलिमेंट का एवरेज होगा। एवरेज मतलब समझते हो ना? एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और यहां पर आप ऑब्जर्व करो, यहां पर दो ही ऑब्जर्वेशन है, इसलिए हमने 2 से डिवाइड किया। इनका कहना था क्या, जो अगर 3 एलिमेंट का हम अगर ग्रुप लें तो 3 एलिमेंट को ग्रुप क्या बोलेंगे? ट्रायड्स। क्या बोलेंगे? ट्रायड्स। ट्रायड मतलब 3 ग्रुप, 3 एलिमेंट के 3 सिमिलर प्रॉपर्टीज या डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले इन्होंने ग्रुप लिया, तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रायड बोलते हैं। इनका ऑब्जर्वेशन था कि अगर हम पहला और तीसरा एलिमेंट का एवरेज मास का एवरेज निकालें तो वो क्या होगा? बीच वाले एलिमेंट यानी मिडिल एलिमेंट के मास के क्या होगा? बराबर होगा। और इनका ये ट्रायड, फर्स्ट जो ट्रायड था वो बहुत सफल हुआ और वो किस पर था? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। देखो डियर स्टूडेंट्स, उस जमाने तक एटॉमिक मास का ही डिस्कवर हुआ। एटॉमिक मास के बारे में लोग जानते थे। इसका एटॉमिक मास होता है 7, इसका 23 और इसका होता है कितना? 39। अगर आप गौर से देखो तो फर्स्ट एलिमेंट का 7, थर्ड एलिमेंट का 39 और उसका अगर एवरेज निकालो तो यू विल गेट 46/2। इट मींस यू विल गेट 23 एंड 23 इज सेम एज द मास नंबर ऑफ सोडियम। तो कहीं ना कहीं इनका ये कॉन्सेप्ट इस पर सफल हो गया। उन्होंने दूसरा ट्रायड दिया, ट्रायड नंबर सेकेंड, कैल्शियम, एस्टोनेटियम, बेरियम। इस पर भी इनका क्या हुआ? कॉन्सेप्ट सही हो गया। उसके बाद ट्रायड नंबर थर्ड दिया इन्होंने, क्या दिया? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इस पर भी इनका कॉन्सेप्ट क्या होगा? सही हो गया। तो लगभग 5 से 6 ट्रायड पर डोवर्नियर का कॉन्सेप्ट सफल हुआ। डोवर्नियर उस समय बहुत ज्यादा सफल हुए और उस समय एलिमेंट लगभग 33 एलिमेंट का लगभग डिस्कवर हुआ था। लेकिन जब उनके ट्रायड पर, उनके बाद आने वाले साइंटिस्ट ने जब उस ट्रायड पर एलिमेंट को रखा तो वो सफल नहीं हुआ। इसलिए आप देख सकते हो कैसे, जैसे हम एक लेते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। नाइट्रोजन जिसकी एटॉमिक मास होती है 14, फास्फोरस जिसकी 31 और इसका होता है 75। ठीक है ना? अब ये तीनों का प्रॉपर्टी तो सेम है क्योंकि ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं। नहीं पीओएस से सबके बीच एक किस ग्रुप का है? ग्रुप 15 का है। इन तीनों का प्रॉपर्टीज भी सेम है। लेकिन इनके ट्रायड पर अगर हम रखें 14 + 75/2 यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 45। 45 एंड 31, यहाँ कॉस्ट देखो तो 45 और 31 में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है, जबकि डिफरेंस 1, 2, 4 का चल सकता था। तो कहीं ना कहीं इनका ये ट्रायड जो है इस पर क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। और फ्लॉप जैसे ही हुआ उसके बाद धीरे धीरे और भी ऐसे ग्रुप बनाए गए, ऐसे ट्रायड बनाए गए जिन पर डोवर्नियर का जो कॉन्सेप्ट था वो फ्लॉप हुआ और डोवर्नियर का जो ट्रायड का कॉन्सेप्ट था पीरियोडिक टेबल को सजाने का वो खराब हो गया। और उसके बाद फिर नए साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च किया और लगभग रिसर्च करने के लगभग बहुत रिसर्च किया गया तो नए साइंटिस्ट आए, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने दिया था। कब दिया था? 1858 में। अब देखिए डियर, 1858 में, सोचिए 1829 में डोवर्नियर ने दिया, उसके 29 इयर्स तक ये इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्ट दिए होंगे, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा एक्सेप्ट जो किया गया वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का है।
ऑक्टेव का मतलब होता है एवरी एट्थ एलिमेंट। ऑक्टेव का मतलब होता है एवरी एट्थ एलिमेंट, एट्थ एलिमेंट properties are resembles, properties are resembles। ये स्टूडेंट लिखेंगे। इन्होंने क्या किया, क्योंकि उस जमाने में एटॉमिक मास का ही डिस्कवर, एटॉमिक मास के बारे में लोग जानते थे, तो इन्होंने कहा कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में सजाएं तो प्रत्येक जो आठवां एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टीज रिजेंबल्स करेगा जहां से काउंट किया था उसके आठवां से। यानी कि एट्थ का रिजेंबल्स होगा फर्स्ट से, नाइन्थ का रिजेंबल्स होगा सेकेंड से, टेंथ का रिजेंबल्स होगा थर्ड से, एंड सो ऑन। मतलब क्या इसका कॉन्सेप्ट है कि व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट्स ऑन देयर increasing atomic mass, then earth elements properties are resembles to the first, ninth elements properties are resembles to the second, tenth to the third and so on। शॉर्ट में समझे तो इन्हें कहना था कि प्रत्येक हम जिसे काउंट करना स्टार्ट करेंगे उसका ठीक आठवां जो होगा उसका प्रॉपर्टीज मैच करेगा। जैसे देखते हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। उस समय नोबेल गैस का डिस्कवर नहीं हुआ था, क्योंकि नोबेल गैस का डिस्कवर हुआ है 19th सेंचुरी में और ये 1858 की कहानी है, तो उस समय नोबेल गैस नहीं था। क्लोरीन, फिर क्या नियोन, नियोन नहीं था, कौन था, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर आर्गन नहीं था क्योंकि नोबेल गैस था ही नहीं। फिर कौन, पोटेशियम और फिर कैल्शियम। देखिए अगर लिथियम को एक मान ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो लिथियम का जो प्रॉपर्टीज है एर्थ एलिमेंट से देखा गया था, किसके जैसा मैच किया, सोडियम से मैच किया। सोडियम का प्रॉपर्टीज बहुत सारा मैच किससे करता है, पोटेशियम से मैच करता है। बेरिलियम का पोजीशन क्या है, सेकेंड है, इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज किससे मैच करता है, मैग्नीशियम से मैच करता है। बोरोन का बहुत सारा प्रॉपर्टीज किससे मैच करता है, एल्युमिनियम से मैच करता है। उस तरह से नाइट्रोजन का बहुत सारा प्रॉपर्टीज फास्फोरस से मैच करता है। अब गौर से देखो तो जैसे लिथियम से मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एट्थ एलिमेंट क्या हो गया, सेम हो गया प्रॉपर्टीज में। बेरिलियम से काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 जरूर लिखा हुआ है लेकिन आठवां एलिमेंट है। अगर बेरिलियम को हम एक मान लें तो उसके आठवां पोजीशन के बाद कौन है, मैग्नीशियम है। बोरोन को एक मान लें तो एल्युमिनियम क्या है, आठवां पर एक है। इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, मैच कर रहा है। उस समय चारों तरफ हाहाकार मच गया कि वाह एक अच्छा साइंटिस्ट आ गया जो प्रत्येक आठवां एलिमेंट के बाद बता रहा है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट क्या है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, उस समय तो काफी वाहवाही हुआ होगा, लेकिन बहुत सारा इसमें ड्रॉबैक था। सबसे पहले लिखेंगे ड्रॉबैक। ड्रॉबैक क्या था इसका, इसका ड्रॉबैक था कि उस जमाने तक में नोबल गैस का खोज नहीं हुआ था। नोबल गैस were not discovered at that time। उस समय तक नोबल गैस का डिस्कवर नहीं किया गया था। जैसे ही नोबल गैस का डिस्कवर होगा तो फ्लोरीन के बाद किसको रखेंगे, नियोन को। तो लिथियम से अगर काउंट करना स्टार्ट करोगे डियर तो आठवां पोजीशन पर कौन जाएगा,
नियोन, नियोन क्या है? नोबल गैस है। लिथियम क्या है? अल्कली मेटल है। क्या ये प्रॉपर्टीज मैच करेगा? नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं डोवरनियर का एक कॉन्सेप्ट क्या हो गया? फ्लॉप हुआ। सॉरी, न्यूलैंड का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? फ्लॉप हुआ। दूसरा बात कि इनका जो कॉन्सेप्ट था, इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आर वैलिड अप टू एटॉमिक मास 40, एटॉमिक मास 40, इट मीन कैल्शियम तक ही इनका क्या था? कॉन्सेप्ट वैलिड था। क्योंकि आफ्टर कैल्शियम आप देख सकते हो कि डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू हो जाता है जिसमें 18-18 का डिफरेंस होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? फ्लॉप हुआ। उसके बाद लगभग 10 साल तक साइंटिस्ट फिर खामोश रहे, कोई पीरियोडिक टेबल नहीं बना, पीरियोडिक टेबल में फॉर्मेशन नहीं हुआ। उसके बाद 10 साल के बाद एक साथ दो साइंटिस्ट मिलकर, एक साथ दो साइंटिस्ट अलग अलग जगह पर पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन कर रहे थे। एक थे लूथर मेयर और दूसरी तरफ थे, बहुत फेमस नाम है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स रसिया के थे, लूथर मेयर देश है स्कॉटलैंड देश के हैं, वहां के थे। लूथर मेयर ने, तब उसके बाद हम देखते हैं लूथर मेयर कर्व, लूथर मेयर कर्व 1868, महात्मा गांधी के जन्म से एक साल पहले। महात्मा गांधी के जन्म से एक साल पहले। देखिए लूथर मेयर कर्व ने क्या किया, सुनिएगा। लूथर मेयर साहब ने कर्व ड्रॉ किया। किसके किसके बेस पर किया कर्व ड्रॉ? इन्होंने जो कर्व ड्रॉ किया, ड्रॉ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट या मास। इन्होंने पार्टिकुलर एलिमेंट को गैसियस या वेपर फेज में कन्वर्ट किया होगा, उसके वॉल्यूम को निकाला गया होगा और उसके वेट को के बेस पर क्या किया उन्होंने? कंसीडर करके उसको क्या किया? निकालने का काम किया। इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम को किस पर लिया? वाई एक्सिस पर लिया। और एटॉमिक वेट को इन्होंने किस पर लिया? एक्स एक्सिस पर लिया और ड्रॉ किया। इन्होंने डायग्राम ड्रॉ किया। यह है एटॉमिक वॉल्यूम और यह है एटॉमिक वेट। ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन और ये एक्स। ग्राफ कुछ इस तरह से था। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां देख लेंगे ग्राफ इस तरह से है। ये चार इसका पोजीशन है, चार पोजीशन मान लीजिए। इसका ए नाम रखता हूं, इसका बी, दैट वन इज सी एंड दैट इज द डी। ये चार पोजीशन है। ए जो टॉप में है, इस पर हम किसको रखेंगे? अल्कली मेटल को रखेंगे। किसको रखेंगे? अल्कली मेटल को रखेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है। ये जो बी है, जो देखते होंगे ढलान, ढलान जैसे स्लोप अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है, क्या बोलते हैं उसको? उसको इंक्रीजिंग बोलते हो ना, इंक्रीजिंग ग्राफ या इंक्रीजिंग पोजीशन। इंक्रीजिंग पोजीशन, इंक्रीजिंग पोजीशन में इन्होंने किसको रखा? हाइड्रोजन को रखा। किसको रखा? हाइड्रोजन को रखा, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद ये जो सी है, ये क्या है? डिक्रीजिंग ग्राफ है, ग्राफ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इस पर किसको रखा? अल्कलाइन अर्थ मेटल को रखा, अल्कलाइन अर्थ मेटल को रखा। और डी पर कौन है? डी पर है मेटलॉइड्स है। इन्हें कहना 100 बातों के एक बाद इन्हें कहना यह था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला जो एलिमेंट्स है वो सेम पोजीशन को एक्वायर करेगा। मतलब जिस जिस एलिमेंट का पोजीशन सेम है उसका प्रॉपर्टीज भी क्या होगा?
सेम होगा। जैसे मैं यहाँ रखता हूं लिथियम, यहाँ सोडियम, यहाँ पोटेशियम, यहाँ रुबिडियम, और यहाँ क्या, सीजियम। यहाँ रखूं यहाँ क्लोरीन, यहाँ मैग्नीशियम, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, और यहाँ क्या, आयोडीन। आयोडीन, मैग्नीशियम, इधर क्या हो गया, यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्टोनेटियम और बैरियम। यहाँ कौन, मेटलॉइड, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मीनियम। देखिए, तो इन्होंने क्या किया, इनका इस ग्राफ से ये निष्कर्ष इन्होंने निकाला कि जिस जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टीज एक जैसा है, एक जैसा मतलब कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स है, उसका पोजीशन भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि लिथियम सोडियम दोनों क्या है, इस जो ग्राफ है उसके पीक पोजीशन पर है। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये क्या है, पीक पोजीशन पर है, तो इनका प्रॉपर्टी भी क्या होगा, एक जैसा होगा। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम एस्टोनेटियम बैरियम ये क्या है, ये ग्राफ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इनका प्रॉपर्टी भी क्या होगा, एक जैसा होगा। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल को क्या रखा उन्होंने, डिक्रीजिंग जगह पर। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे निष्कर्ष ये निकला कि एलिमेंट्स जो है वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब कि रेगुलर इंटरवल पर सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। लिखेंगे, बाय दिस ग्राफ वी कैन ऑब्जर्व दैट, by this graph we can observe that similar properties, by this graph we can observe that similar properties of the elements are periodic function, periodic क्या, function। if anybody asks to you what do you mean by periodic function, periodic का मतलब क्या होता है, रेगुलर इंटरवल। periodic का मतलब क्या होता है, बोलिए, रेगुलर इंटरवल। जैसे कि जैसे मान लीजिए आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे फिर कब आएगा, आफ्टर 7 डेज, है ना, फिर 7 दिन के बाद फिर क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। एक रेगुलर इंटरवल पर सेम डे रिपीट होता है ना, उसी तरह से इनका कहना था कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स जो हैं वो एक रेगुलर इंटरवल पर क्या होंगे, रिपीट होंगे। कहीं ना कहीं लूथर मियर का ये कर्व मेंडलीव को हेल्प कर दिया पीरियोडिक टेबल बनाने में। एक्चुअली दोनों अलग अलग देश में अलग अलग पीरियोडिक टेबल का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मेंडलीव ने इनके कॉन्सेप्ट का यूज किया और उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन किया। तो जानते हैं अब नेक्स्ट है क्या, अब नेक्स्ट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कब दिया इन्होंने, 1869 में, जब महात्मा गांधी का जन्म हो रहा था। महात्मा गांधी जन्म ले रहे थे, उस समय दे रहे थे। अब देखिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है, सुनिए। मेंडलीव रशिया के अच्छे साइंटिस्ट हैं, रशिया में पिट्सबर्ग एक यूनिवर्सिटी है, उसके माने वहाँ के ये प्रोफेसर हैं। इन्होंने इतने ज्यादा एलिमेंट उस जमाने में, इनके समय में टोटल 63 एलिमेंट्स थे, याद रखना। मेंडलीव के समय में टोटल कितने एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट का डिस्कवर हो चुका था। वाह, नोबेल गैस का खोज उसके उनके जमाने में भी नहीं था, बहुत सारे एलिमेंट का डिस्कवर नहीं हुआ था। तो लिखोगे सबसे पहले, he was the first scientist to arrange the periodic table in systematical order। ये पहले साइंटिस्ट थे, अभी तक जितने भी साइंटिस्ट थे वो सिस्टमैटिकल ऑर्डर नहीं था, ये पहले साइंटिस्ट हुए जिन्होंने पहली बार एलिमेंट्स को सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज करने का प्रयास किया, कोशिश किया, सफल भी हुए, बहुत हद तक सफल भी हुए। इन्होंने सोचा, क्या क्या सोचा तुमने, क्या क्या सोचा इन्होंने। पहले तो इन्होंने देखा कि एलिमेंट को इन्होंने सजाया एटॉमिक मास के बेस पर। तो कोई पूछेगा कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है किस पर बेस्ड है, यू कैन से दैट एटॉमिक मास पर। क्या कहा इन्होंने, द फिजिकल एंड chemical properties of the elements are
periodic function to their atomic mass। समझिए दोनों बात एक ही बात में है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या? रेगुलर इंटरवल पर रिपीट होगा। सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स जिनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? मैच करेगा। साथ ही साथ किसके बेस पर? एटॉमिक मास के बेस पर। देखिए आपसे एक छोटा सा बात पूछ सकता है कि मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है? तो यू कैन से दैट m फॉर मैंडलीव, m फॉर मास, मास पर बेस्ड है। क्रॉस कर लो, ठीक है। अब देखिए डियर, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आगे डिस्कस करते हैं। तो इन्होंने ऐसा ही नहीं दे दिया कि एटॉमिक मास के बेस पर आधारित है तो लोगों ने समझ लिया। इन्होंने एक एक एलिमेंट को, इन्होंने क्या किया? एक एक एलिमेंट को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन कराया, और जिस जिसका ऑक्साइड का नेचर एक जैसा था उसका उन्होंने एक ग्रुप में रखा, जिस जिसका हाइड्राइड का नेचर एक जैसा था उसको उन्होंने एक ग्रुप में रखा। मतलब कि इन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड के नेचर के बेस पर ग्रुप का फॉर्मेशन किया। सबसे पहले लिखेंगे he arranged the elements on the basis of nature of oxides and hydrides of respective elements, जिनका जिनका ऑक्साइड का नेचर एक जैसा था उनको एक साथ रखा, जिनका जिसका हाइड्राइड का नेचर एक जैसा था उनको बार बार रखने की कोशिश किया, एक साथ रखने की कोशिश किया। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने। उसके बाद उस जमाने में बहुत सारा इनका लॉजिक था, सिर्फ 3 एलिमेंट का डिस्कवर हुआ था। अब थोड़ा हम इनके जानते हैं एडवांटेज, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। पहले लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, लिख लीजिए। पहले लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इसे भी याद आता है क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल। मैंडलीव पीरियोडिक टेबल पहले लिखिएगा। देयर वेयर 63 elements are present in Mendeleev's periodic table। ठीक है। दूसरा, हॉरिजॉन्टल रो को क्या कहा इन्होंने? हॉरिजॉन्टल रो आर नोन एज क्या? बोलो बोलो। पीरियड्स। एंड वर्टिकल कॉलम्स are known as group। वर्टिकल कॉलम को क्या कहा? ग्रुप कहा। और सुनिए एक बात बहुत अच्छे से, उनके जमाने में क्या क्या कहानी था समझना जरूरी है। उसके बाद इन्होंने इनके हर ग्रुप में 2 सब ग्रुप था, ए एंड बी। देखेंगे ईच ग्रुप, खाली सिर्फ एक क्वेश्चन रखिए, ग्रुप नंबर 8 क्वेश्चन रखिए। ईच ग्रुप contains 2 सब ग्रुप ए एंड बी। ए में क्या था और बी में क्या? ए में था रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ए में इन्होंने किसको रखा? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को। व्हाट डू यू मीन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? मैं शॉर्ट में समझाता हूं अभी। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। और बी में इन्होंने किसको रखा? ट्रांजिशन एलिमेंट को रखा। और ट्रांजिशन किसको रखेंगे? डी एंड एफ। बाद में इनके समय में तो डी और एफ की खोज भी नहीं हुआ था, इसलिए अगर बाद में समझे तो ट्रांजिशन एलिमेंट को किस में रखा इन्होंने? डी और एफ पे रखा। और डी और एफ को किस में रखा? बी सब ग्रुप में रखा। तो बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है इनका। नेक्स्ट हम जानते हैं कि एडवांटेज, बहुत सारा एडवांटेज है, मैं बोल ही देता हूं। एडवांटेज है मैंडलीव पीरियोडिक का, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमैटिक ढंग से कुछ अरेंज करने का काम किया, एलिमेंट को सजाया। पहला, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक मास बहुत ही डाउटफुल था, जैसे कि बेरिलियम का डाउटफुल था, उसको उन्होंने सही किया। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट था जिसका एटॉमिक मास को उन्होंने सुधारा, सही करने का काम किया। किसने? मैंडलीव ने। और सबसे अच्छी बात, मैंडलीव साहब का सबसे अच्छी बात है, इन्होंने नए, हो सकता है कि आने वाले वक्त में कोई नया साइंटिस्ट आए
और नए एलिमेंट का डिस्कवर करे, उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक पाथ प्रदर्शित कर दिया, एक नया टेक्निक बता दिया। 4 ऐसे एलिमेंट थे, मतलब कि प्रिडिक्शन ऑफ, ये आपको आ जाता है एग्जाम में, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। इन्होंने अपने बाद आने वाले साइंटिस्ट को एक एनर्जी दिया, एक सोच दिया कि देखो मैं यहाँ पर जगह छोड़ रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल में इन्होंने क्या किया था, कुछ स्पेस छोड़ दिया, ताकि इनको लगता था कि हो सकता है अभी मेरे सामने ये एलिमेंट का डिस्कवर नहीं हुआ है या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आने वाले भविष्य में या आने वाले फ्यूचर में कोई ऐसे साइंटिस्ट आएंगे जो शायद इससे मिलता जुलता एलिमेंट का डिस्कवर करेगा, तो इसको ये यहाँ पर सजा लेगा। इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक्का। एक्का का मतलब होता है नियर बाय, नियर बाय। चार, ही प्रिडिक्टेड द न्यू एलिमेंट। जैसे 4 कौन है सुनिएगा, एक्का मैग्नीज, आ जाता है एग्जाम में, एक्का मैग्नीज किसको बोलते हैं, टेक्नीशियम को। किसको, टेक्नीशियम। बाद में चल करके खोज हुआ एक्का मैग्नीज के जैसा सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला किसका, किसका, टेक्नीशियम का डिस्कवर हुआ, जिसका बारे में ये नहीं बताया था कि हो सकता आने वाला कोई खोज हो जाए। एक्का बोरोन, एक्का एल्युमिनियम, एक्का सिलिकॉन, ये 4 ऐसे थे जिनका इन्होंने डिस्कवर किया। मैंने इन्होंने एक्का नाम दिया, हो सकता है कि इसके बाद डिस्कवर किया जाएगा बोरोन के नीचे कौन होगा। अब देखिए ध्यान से, बोरोन के नीचे कौन होगा, एल्युमिनियम के नीचे कौन होगा, सिलिकॉन के नीचे कौन होगा, एल्युमिनियम के नीचे कौन होगा, गैलियम। बोरोन के नीचे कौन होगा, एक्का बोरोन। ये हो गया जर्मीनियम। इस तरह से इन्होंने डिस्कवर किया कुछ ऐसे एलिमेंट के, हो सकता है कि आने वाला भविष्य में क्या हो जाए, एलिमेंट का डिस्कवर किया जा सके, है ना। अभी मान लो अब स्कैंडियम है ना, एक कार्बन है ना, स्कैंडियम। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इनका मानना था कि अभी तो हमारे सामने ये एलिमेंट का खोज नहीं हुआ है, लेकिन निकट भविष्य में कोई ना कोई साइंटिस्ट आएगा जो खोज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जब इतनी कहानी चल गई तो 1900 सेंचुरी में, 1900 सेंचुरी में नोबल गैस का डिस्कवर हुआ। नोबल गैस का क्या हुआ, डिस्कवर हुआ। पहले के लोग नोबल गैस के बारे में जानते भी नहीं थे। कौन कौन नोबल गैस जानते हो ना, हीना, नीना और करीना। एक्स हैं किसके, राजन के। ये राजन काफी होशियार लड़का है, तो याद रखना, हीना, नीना और करीना किसके हैं, एक्स, राजन। तो ये नोबल गैस का डिस्कवर हुआ, धीरे धीरे नोबल गैस का डिस्कवर हुआ। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड क्या, रेडॉन, इसका डिस्कवर हुआ। जैसे डिस्कवर हुआ, अब सारे के सारे साइंटिस्ट का माथा पच्ची हो गया। सबने पहले तो मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाइड किया, लेकिन फिर भी सटीक नहीं बैठ रहा था। तब एक यंग साइंटिस्ट, मात्र 22 साल का लड़का, हेनरी मोसले आया। कौन आया, हेनरी मोसले, अंग्रेज साइंटिस्ट था। हेनरी मोसले, हेनरी मोसले एक्सपेरिमेंट। कब दिया इन्होंने, लगभग 1912 के करीब। हमारा देश उस समय गुलाम था, उस समय वहां एक्सपेरिमेंट चल रहा था। तो इसी साल कलकत्ता से ट्रांसफर होकर क्या हुआ था, दिल्ली राजधानी बनी थी। अब देखिए ध्यान से, तो हेनरी मोसले एक्सपेरिमेंट हुआ। हेनरी साहब कहाँ के थे, अंग्रेज साइंटिस्ट थे भाई, इंग्लिश साइंटिस्ट, काफी यंग साइंटिस्ट थे, मात्र 22 या 23 साल का एज था। इन्होंने क्या किया, एक एक एलिमेंट पर, एक एक एलिमेंट पर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया। उससे जो एक्सरे निकलता था उसकी फ्रीक्वेंसी को इन्होंने मेजर किया। तो देखा क्या, जिसका माने अलग अलग एलिमेंट का जो फ्रीक्वेंसी एक्सरे का निकल रहा है वो अलग अलग हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए इन्होंने पहले क्या किया होगा, लिथियम पर बम्बार्डमेंट कराया हो, तो कुछ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराया, तो उसमें से क्या हुआ, उसमें से क्या निकला, एक्सरे निकला। उस एक्सरे का फ्रीक्वेंसी को उन्होंने मेजर करके लिख लिया। उस तरह से बेरिलियम का भी किया होगा, उसका भी लिख लिया होगा, बोरोन का भी किया होगा, लिख लिया होगा।
उसमें से लगभग उस समय 38 एलिमेंट का इन्होंने मैंने क्या किया था, 38 एलिमेंट पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। शुरुआत किससे किया था सुन लो, शुरुआत किया था गोल्ड से और अंत किससे किया था, लेड पर। ये जान लो, इन्होंने गोल्ड पर सबसे पहली बार एक्सरे का एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखा क्या, अलग अलग एलिमेंट का के अंदर से जो एक्सरे निकल रहा है उसका फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। अब पहले तो उनका माथा चक रहा है क्या कि क्या वजह है कि अलग अलग एलिमेंट का के अंदर अलग अलग एलिमेंट से निकलने वाला जो एक्सरे है उसका फ्रीक्वेंसी क्यों अलग है। तो देखा क्या, जिसका मास कम है उसका उसके अंदर से निकलने वाला जो एक्सरे है वो भी कम है। फिर मास, तब उन्होंने क्या किया, एक्सरे का जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम था उसका उन्होंने एक नाम देना शुरू किया, उसका नाम दिया एटॉमिक नंबर के बेस। क्योंकि देखिए सुनिए, उस समय प्रोटॉन के बारे में डिस्कवर चल ही रहा था, कोई रिसर्च चल रहा था, कोई प्रूफ नहीं कर पाया था, क्योंकि उस समय रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट भी चल रहा था एक तरफ। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा क्या, जो एटॉमिक नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे के, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे के। और एक और बात देखा इन्होंने, इसको जब इन्होंने हटाया जेड क्या है, ए अंडर रूट ओवर म्यू, ए ए देखिए, तो इन्होंने इस बात से ये साबित किया कि जिसके अंदर जितना ज्यादा एक्सरे का फ्रीक्वेंसी होगा उसका इन्होंने उसका क्या किया, नंबरिंग सजाया। और संयोग ऐसा था, जो नंबरिंग सजाया उसी को बाद में चलकर उन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर बोला। क्या बोला, एटॉमिक नंबर का नाम दिया। बाद में चलकर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया तो जिसके अंदर एक्सरे का फ्रीक्वेंसी ज्यादा था उसके अंदर प्रोटॉन उतना ज्यादा था, जिसके अंदर जितना ज्यादा प्रोटॉन था उसका एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी था, जो इमिटेड एक्सरे था उसका फ्रीक्वेंसी भी उतना ही ज्यादा था। यानी कि अगर लिथियम पर उन्होंने बम्बार्डमेंट कराया, उसका एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी था वो कुछ मान लीजिए होगा मान लीजिए सपोज अगर एक्स हुआ होगा, उस तरह से अगर मान लीजिए नाइट्रोजन का हुआ होगा तो वाई मान लीजिए होगा, तो वाई का जो वाई मतलब किसका, नाइट्रोजन का, तो ये वाई की वैल्यू क्या होगा, एक्स से ज्यादा है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, ज्यादा है। तो इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया तो पाया क्या, इस तरह से मैंने साइंटिस्ट को ये ऑब्जर्व हुआ कि एक्सरे का फ्रीक्वेंसी के बेस पर भी सजाया जा सकता है। और उन्होंने एटॉमिक नंबर को आधार बनाया, एटॉमिक नंबर को बेस बनाया। लिखेंगे क्या, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function to their atomic number। शॉर्ट में सुनिए, तो पूछ देगा कि मोसले का पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है, क्या कहोगे, यू कैन से दैट एटॉमिक नंबर के बेस पर है। चलिए अब देखिए, हेनरी मोसले ने बहुत सारा कॉन्सेप्ट दिया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद इसको और ज्यादा एलिब्रेट करने का काम किया किसने, नील्स बोर ने। लिखेंगे बोर्स पीरियोडिक टेबल, बोर्स पीरियोडिक टेबल। बोर साहब का केमिस्ट्री में बहुत सारा योगदान है, नाम खाली बोर है लेकिन काम बहुत अच्छा किया इन्होंने। बोर साहब के ही द्वारा पीरियोडिक टेबल का बहुत सारा डिस्कवर आगे बढ़ा। आज हम लोग बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिसके बारे में बिना लैब में जाते हुए भी जान जाते हैं कि ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये इस साइंटिस्ट का दिया हुआ कॉन्सेप्ट। क्योंकि केमिस्ट्री का लैब में हर आदमी को नहीं घुसाया जा सकता है, क्योंकि केमिस्ट्री के सेम एलिमेंट से कंपाउंड भी बनता है, जो जहर भी बनता है और स्वीट भी बनता है। यही क्या कारण है कि केमिस्ट्री के लैब में हमेशा टीचर के साथ ही घुसना पड़ता है, वरना कोई अगर साइनाइड को खा लिया मर कर गया, आइसोसाइनाइड को खाया तो जिंदा रहेगा, साइनाइड खा लिया मर गया, है ना। ऐसा है, सेम फार्मूला है। जैसे आपने जानते हो ईस्टर को जैसे हाथ उसमें डालोगे तो क्या होगा, फ्रूट स्मेल आता है, लेकिन वही एसिड में हाथ डालोगे तो कुछ गड़बड़ हो जाए। तो कहीं ना कहीं सेम फार्मूला है। केमिस्ट्री सबसे ज्यादा डेंजरस सब्जेक्ट है, इससे जहर और दवा दारू दोनों बनता है।
देखिए, तो बोर्स पीरियोडिक टेबल है। बोर्स साहब का जो पीरियोडिक टेबल है किस पर बेस्ड है? तो माथा में डाल लो, किस पर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। इनका कहना था तो इनके समय तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज हो चुका था। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का सबको तरीका बता दिया। अलग अलग ऑर्बिट में, इसके बारे में आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ चुके होंगे, या क्लास 9th में भी पहली बार पढ़े होंगे आप। तो इन्होंने आउटर मोस्ट जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा उसको सेम ग्रुप में रखेंगे, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इनके अकॉर्डिंग कुछ बात समझते हैं। देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, मैं सबके सामने ग्रुप बना देता हूँ। ये कहलाता है एस ब्लॉक, इसमें कितने ग्रुप हैं? 2 ग्रुप हैं। ये कहलाता है डी ब्लॉक, इसमें कितने ग्रुप हैं? 10 ग्रुप हैं। ये कहलाता है पी ब्लॉक, इसमें कितने ग्रुप हैं? 6 ग्रुप हैं। और मैं नीचे नहीं ऊपर ही बना देता हूँ 14 एलिमेंट का 2 ग्रुप, 14 एलिमेंट का 2 ग्रुप बना देता हूँ। मैं इसके बारे में डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करूंगा। ये थोड़ा मैं आज ओवरव्यू बता देता हूँ नील्स बोर के थ्योरी से। मैं क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा आता है, तो यहाँ से हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो नील्स बोर के थ्योरी पर हम लोग क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसको क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है ना? अब सुनिए, जानते ही हो एस ब्लॉक है, इसमें जितने भी सॉफ्ट मेटल होंगे, सॉफ्ट मेटल को रखा जाता है। इसमें जनरली सब क्या है? मेटल ही रहेंगे एस ब्लॉक में। और कोई पूछेगा ऐसे मैं नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।